नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस, जहां पर हम नए नए बिजनेस आइडियाज़ और रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसको आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इसकी डिमांड भी हमेशा बनी रहती है और इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल स्टोर की। तो दोस्तों, यदि आप भी एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर कौन कौन खोल सकता है, खोलने के लिए क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, किन किन लाइसेंस की ज़रूरत होती है, दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, दुकान का साइज़ क्या होना चाहिए और आपको कितने बजट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको मेडिसिन कहाँ से लेनी है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट मार्जिन कितने होते हैं और क्या ये बिज़नेस एक फ़ायदेमंद बिजनेस है या नहीं। साथ ही साथ हम इस मेडिकल स्टोर के ऑनर से भी मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको मेडिकल स्टोर से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, मुझको पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम इस मेडिकल स्टोर के ऑनर से बात करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर हर्षित नेगी। ये इस मेडिकल स्टोर को पिछले 4 सालों से चला रहे हैं। ये मेडिकल स्टोर हल्द्वानी में है, प्रबल मेडिकोज के नाम से। यानी आप ये मान के चलिए कि इनको मेडिकल स्टोर से रिलेटेड पूरी जानकारी है। नमस्कार हर्षित जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार प्रमोद जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है हर्षित जी, हम इस मेडिकल स्टोर से रिलेटेड बात करते हैं और सबसे जो पहला सवाल मेरा है वो ये है कि इस मेडिकल स्टोर को कौन कौन खोल सकता है और इसके लिए क्या कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है या कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए प्रमोद जी, इस बिज़नेस को रनअप करने के लिए आपको स्पेशल डिग्री की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको डी फार्म या बी फार्म की डिग्री करना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ड्रग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। और जब सपोज अगर मेरे पास ड्रग लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए कुछ हो सकता है कि जैसे मैं किसी को हायर करूँ या जी जी बिल्कुल, ये प्रोसीजर भी होता है। अगर आपके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है या आप खुद फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आप किसी फार्मासिस्ट को अपने अंडर में हायर करके उसके बिहाफ पे आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। पर उसके लिए एक शर्त होती है कि उस फार्मासिस्ट का आपकी फर्म पे जॉब करना या वहाँ अवेलेबल रहना कंपलसरी हो जाता है। यानी सर, मैं जो समझा हूँ कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए डी फार्मा और बी फार्मा, और यदि आपके पास नहीं है तो आप एक फार्मासिस्ट को हायर करके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जी सर। सर, मेरा इसमें अगला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा कि मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसके लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, इस सब की जानकारी आपको ड्रग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और बाकी इसके लिए आपको ड्रग डिपार्टमेंट से ड्रग लाइसेंस बनवाना पड़ता है और आपका फूड डिपार्टमेंट से फूड लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा आपका इसके बाद देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया था, जो आपके बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वो तो मतलब जीएसटी तो हर शॉप के लिए करना ही करना है, वो तो क्या गवर्नमेंट का नाम हो गया। और इसके अलावा जैसे अगर ये करने होंगे तो हमें कौन सी वेबसाइट पे जाके, ये वेबसाइट भी सब रजिस्टर हो जाता है या किसी बंदे से, जैसे अगर हमें लोकल में जाना हो तो लोकल में कैसे? हाँ, लोकल में आपका ड्रग डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें लगने चाहिए। वैसे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, जैसे आपका आधार, पैन हो गया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हो गए, और उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और शॉप का आपका मैप लगता है। अगर शॉप आपकी अपनी है तो उसके पेपर्स हो गए, या शॉप आपकी रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया। इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और दोस्तों, इस जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एक रजिस्ट्रेशन कैसे फॉलो होगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सपोज़ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैंने दुकान भी रेंट पे ले ली है और ये दुकान अब मुझे खोलना है, तो मेरे को इस मतलब इसके इंटीरियर में कितना खर्चा आएगा लगभग, और नई दुकान में मुझे कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए, उन बातों में मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, इंटीरियर की अगर आप बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसका सेटअप बनाना चाहते हैं। आप जिस तरीके का मटेरियल, जिस तरीके की फिनिशिंग आप शॉप को देंगे, आपके खर्चे उस हिसाब से होंगे। एक मोटा मोटा मान के चलिए 50,000 से लाख 1.5 लाख के बीच में आपका इंटीरियर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसका आइडिया आ गया होगा कि इंटीरियर में आपका कितना खर्चा लगेगा, और वैसे भी ये डिपेंड करता है कि आप इंटीरियर कैसा रखना चाहते हैं। आप ग्लास का रखना चाहते हैं, आप लकड़ी का रखना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्टील का रैक रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका खर्चा आएगा। हर्षित जी, मैं जानना चाहूँगा कि मेडिसिन के बारे में कैसा रहेगा, कि कौन कौन सी मेडिसिन में ध्यान रखना चाहिए, या फिर कोई प्रोडक्ट आप बताएंगे? देखिए प्रमोद जी, बेसिक जनरल आपको ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जैसे कि डेली यूज़ में जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम सेल आउट कर सकते हैं, उनको रखना तो आपके लिए नेसेसरी है ही। जैसे कि पैम्पर्स ले लीजिए, या बेबी फूड, जैसे आपका लैक्टोजन आता है, सेरेलैक वगैरह आइटम हैं,
है नहीं, या आपके पेट सफ़ा या शहद हो गया, या बेसिक आइटम्स जो हमारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो आपने रखने ही रखना है। अच्छा। हाँ। और अगर मेडिसिन के बारे में बात करें, जैसे मेडिसिन का क्या सीन है? मेडिसिन देखिए वो फिर आपका डिसाइड होता है कि आपकी लोकेशन क्या है आपके मेडिकल स्टोर की या आपके फर्म की, क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास में आपका काउंटर है तो आप उनके बेसिस के हिसाब से मेडिसिन ज़्यादा रहेंगे, या आपको किसी हॉस्पिटल से नहीं आ रहा है उनके हिसाब से मेडिसिन रहेंगे। यानी दोस्तों कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि ओटीसी प्रोडक्ट जो होते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, वो तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि वो आपके ज़्यादा भी सेल होते हैं और उनके लिए तो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन आपको वो रखनी है जैसे आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर है, क्योंकि आपको पता ही है मेडिकल स्टोर वहाँ चलते हैं जहाँ पे पास में कोई डॉक्टर होता है। तो जो भी नियर बाई डॉक्टर है, सपोज वो फिजिशियन है या फिर वो बच्चों का डॉक्टर है या फिर वो लेडीज़ डॉक्टर है, तो उसके हिसाब से आप मेडिसिन रखिए और धीरे धीरे अपनी मेडिसिन के स्टॉक को बढ़ाते रहिए। ऐसी गलती ना कीजिएगा कि एक बार आपने पूरा स्टॉक उसमें लगा दिया और उसके बाद वो दवाई नहीं बिकी, क्योंकि इसमें एक्सपायरी का भी काफ़ी इशू हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर जैसा कि मेडिसिन की बात हो गई, अब मेरे दर्शकों को आप क्या ही बता सकते हैं कि इसमें कितनी लागत की ज़रूरत होती है और मतलब ओवरऑल कितना खर्चा आएगा अगर एक मेडिकल स्टोर हमें स्टार्ट करना है? देखिए प्रमोद जी, इंटीरियर का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका इंटीरियर का खर्चा आता है। शुरुआती तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे तो 2 से 3 लाख तक की दवाइयाँ डालना सफिशिएंट रहेगा। 2 से 3 लाख में आपका जो मेडिकल स्टोर है वो थोड़ा भर जाएगा, भरा भरा से। हाँ जी, 2 से 3 लाख तक की मेडिसिन में आप एक अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट की आपकी डिमांड क्या आ रही है और किस हिसाब से आपका सामान बिक पा रहा है, उस हिसाब से आप हौले हौले स्टॉक को बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही ज़्यादा स्टॉक को भर लेना वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी शुरू के वक्त में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माल आपका एक्सपायर होगा, ख़राब चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो रिस्पांस नहीं मिल पाएगा जो शायद आपको 1.5 से 2 साल बाद मिले। तो दर्शकों मेरा आपसे यही पॉइंट है कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, 4 साल के एक्सपीरियंस से। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपने एक बार में सारा माल भर लिया। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दुकान की, कि दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए? जी देखिए, ड्रग डिपार्टमेंट के एडवाइजरी के हिसाब से आपको मिनिमम 120 स्क्वायर फीट की शॉप का एरिया तो होना ही मिनिमम 120 जी जी, उससे बड़ी भी आप रख सकते हैं, बट मिनिमम आपको 120 स्क्वायर फीट तो चाहिए सर। और इसके लिए कोई फ्रिज या एसी का ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, आपकी कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई ड्रग्स या कई इंजेक्शन ऐसे हैं जिनको आपको रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत तो पड़ेगी। और एसी का कुछ कंपलसरी? एसी देखिए आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको भैया उस टाइप का शॉप। ओके, मतलब नॉर्म्स के हिसाब से हमारे रेफ्रिजरेटर रखना ही रखना है, एसी हमारी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। ठीक है सर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि शॉप को प्रॉपर ढंग से आपको अरेंज रखने के लिए, मेडिसिन को साइड रखने के लिए बॉक्सेस की ज़रूरत भी पड़ेंगी, 35 से 40, 50, वो आप अपने साइज़ के हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा आप मान के चलिए बैनर है और आपका मार्केटिंग है थोड़ी बहुत, जो आप थोड़ा पैम्पलेट्स अगर बंटवाते हैं शुरू में अपने मार्केटिंग के लिए, तो एक थोड़ा खर्चा आप उसका भी कंसिडर करके चलिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा मार्केटिंग में पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। आपको बोर्ड बनाने पड़ सकते हैं, आप पैम्पलेट छपा दीजिए न्यूज़पेपर में, लोकल में आप उसको इश्तिहार दे सकते हैं, जिससे आपके इलाके में आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेडिकल स्टोर खुली हुई है और आपके जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सर मेरा अगला जो सवाल है, हालांकि हम इस पॉइंट को कई बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, कि लोकेशन कितना मैटर करती है? क्या डॉक्टर के पास ही होना ज़रूरी है या फिर हम कहीं मार्केट में भी खोल सकते हैं? देखिए, डॉक्टर का होना आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल है, तो उससे आपका फुटफॉल बढ़ जाता है शॉप का। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मार्केट के किसी दूसरी अच्छी जगह में, तो वहाँ आपका काम नहीं हो सकता। मार्केट पोटेंशियल आप देखिए, जहाँ कस्टमर का फ्लो बैक ज़्यादा हो, जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा लगता है, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज ज़्यादा हों, तो ये जगह भी आपको एक अच्छा पोटेंशियल दे सकती है आपके बिजनेस के। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोकेशन अगर डॉक्टर के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ तिराया हो गया, चौराया हो गया या फिर मार्केट के आसपास और नियर बाई देखिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर ना हो तो आपके लिए और अच्छा होगा और आपके आज दुकान पे मेडिकल कस्टमर आते रहें, ऐसी आपको लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। और सर अगला जो सवाल है कि चलो हमने मेडिकल स्टोर खोल लिया, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से कि मेडिसिन कहाँ से लेनी होती है? कोई लोकल आपको मेडिसिन लेने जाना पड़ता है या फिर आपके पास खुद आ जाती है? इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, यहाँ हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में ही कई सारे होलसेलर हैं। अच्छा। नामी जानी विशाल मेडिकोज है, पारस एंटरप्राइजेज है, दानी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स है, विमल ड्रग हाउस हैं। कई जाने माने होलसेलर्स तो हमारे यहीं अवेलेबल है, जिनसे हमें माल की सप्लाई रेगुलर बेसिस पे ही मिल जाती है नहीं। और उसके अलावा कुछ टाइम बाद जब आपकी शॉप रेगुलरिटी में आ जाती है, महीना 2 महीना 3 महीना आपकी दुकान को हो जाता है, होलसेलर्स आपकी शॉप को जानने लगते हैं, तो उनके लड़के वगैरह आपको खुद अप्रोच करने आते हैं ऑर्डर लेने के लिए और इवन आपकी सप्लाई देने के लिए भी और पेमेंट वगैरह के लिए। तो मतलब मेडिसिन
हम मेडिसिन मिलने में हमें कोई इशू आने वाला नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा होलसेलर वाले बैठे होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ खास मेडिसिन ही होती हैं जो प्रॉब्लम करी जाती है, जो यहाँ नहीं मिल पाती है, वरना मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए ज़्यादातर दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं हमारे हल्द्वानी क्षेत्र। और पेमेंट का क्या कंसर्न रहेगा? जैसे अगर हमें नया दुकान है तो हमें एडवांस में ही लेनी होती है, या फिर हमें अगर बाद में क्रेडिट टर्म भी कुछ मिल जाता है? देखिए सर, शुरुआत में कोई भी होलसेलर, आप नए नए हैं तो आपको तुरंत तो क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा। शुरुआत में आपको मैक्स टू मैक्स जो आपका सामान होगा, गुड्स होगा शॉप का, वो आपको एडवांस में ही लेना पड़ेगा। बट धीरे धीरे आपके उनके साथ संबंध अच्छे होते आते हैं, आप उनको अच्छी पेमेंट देते हैं, अच्छा ऑर्डर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्रेडिट साइड भी 15 से 20 दिन, महीना भर तक की क्रेडिट साइड भी आपको मिल जाती है। सर, जो मेरा अगला सवाल है, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका भी यही सवाल होगा कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, और क्या ये एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है या नहीं? देखिए सर, प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करेंगे तो हर चीज़ में अलग अलग मार्जिन रहता है। जैसे मैं अगर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स या OTC प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उनमें 8 से 10% का मार्जिन, एथिकल मेडिसिन अगर आप कहेंगे तो उनमें 20 से 22% का मार्जिन, और जेनरिक मेडिसिन कहेंगे तो उसमें 40 से 50% या उससे भी ज़्यादा का मार्जिन आ जाता है। अच्छा, मतलब मार्जिन वाइज कोई कंसर्न नहीं है? हाँ जी, बट डिपेंड ये करता है कि आप अपने काउंटर से किस चीज़ की सेलिंग ज़्यादा करता है। अगर आप OTC आइटम ज़्यादा बेचते हैं, बाकी चीज़ें कम बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप कम आ गया। और अगर आप जेनरिक मेडिसिन या एथिकल मेडिसिन ज़्यादा बेचेंगे तो आपका मार्जिन अल्टीमेटली ज़्यादा रहेगा। मतलब आप एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर समझें तो ये प्रॉफिट मार्जिन तो है, और ये एक फ़ायदेमंद बिजनेस है। अगर आप इसको अच्छा रन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल मार्जिन आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हर्षित जी ने हमें बताया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, और आपको भी पता ही होगा, जैसे पिछले भी लॉकडाउन हुआ था तो सारे बिजनेस के अलावा एक यही बिजनेस ऐसा था जो खुला हुआ था और जो रन कर रहा था, यानी जिन्होंने भी मेडिकल स्टोर खोले थे उनका फाइनेंशियली कोई ऐसा कोई इशू उस टाइम आया नहीं। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो सर, जैसे कि अब सब कुछ अच्छा हो गया, हमारा मेडिकल स्टोर खुल भी गया, हमने सारी अच्छी अब भी कर ली, लेकिन अगर अब मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी शायद यही जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस में चैलेंजेस क्या क्या हैं, मतलब कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए सर, चैलेंजेस की ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चैलेंजेस, लोग अक्सर अच्छी बातें तो बताते हैं बट चैलेंजेस बताना भूल जाते हैं। तो इस बिज़नेस का सबसे मोस्ट चैलेंजिंग जो चीज़ लगता है वो है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कितने अच्छे ढंग से पढ़ पाते हैं, कितने अच्छे ढंग से उसको स्टडी कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स के डिफरेंस से ही डॉक्टर की मेडिसिन और उन मेडिसिन के सॉल्ट्स चेंज हो जाते हैं, और वहीं गलती हो जाती है। ये चीज़ हम थ्रू द एक्सपीरियंस अपने सीखते हैं हौले हौले। जब एक डॉक्टर को हम स्टडी करते हैं, उसके पर्चों को आते हमें टाइम हो जाता है, महीना 2 महीना साल भर हमें एक डॉक्टर के पर्चों को देखने की आदत हो जाती है, उनकी लिखावट को पढ़ने और समझने की आदत हो जाती है, तो उसके बाद ये ईजी हो जाता है। बट शुरुआत में ये थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता ही है सर। बाकी एक्सपायरी का भी कंसर्न? जी सर, एक्सपायरी सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए अगर आपकी कोई भी चीज़ डिमांड में चल रही है, रेगुलर में बिक रही है तो अच्छी बात है, बट बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ का स्टॉक अगर आपके पास रह जाएगा तो कहीं ना कहीं एक्सपायर होगा, और कहीं ना कहीं वो आपको लॉस तो देगा ही देगा। उसमें फंड भी हमारा फंस जाता है। जी एग्जैक्टली सर। और सर, इस बिजनेस में कुछ ऑडिट की गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कुछ इन्वॉल्व रहती हैं, मतलब उसमें अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा साल 2 साल या हर महीने 6 महीने में एक ऑडिट आपकी शॉप पे होते रहता है। जिसमें आपकी शॉप की हाइजीन, आपकी शॉप की एक्सपायरीज वगैरह, सेटलमेंट की आपने प्रॉपर ढंग से एक्सपायरी को मेंटेन किया है नहीं किया है, उनको एक प्रॉपर ढंग से अलग केस में बना के रखा है या नहीं रखा है, आपके शॉप पे प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है या नहीं है, या फिर नारकोटिक मेडिसिन की जैसे हम बात करें, आप उनकी सेल एंड परचेज प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या उनकी तरफ से कोई प्रॉपर चेक शीट दी जाती है कि ये हम चेक करेंगे, या फिर कोई ऑडिट का कोई टाइम फ्रेम होता है, कोई शेड्यूल होता है, या फिर कभी भी ऑडिट कर सकते हो? देखिए, ऑडिट तो वो कभी भी कर सकते हैं, वो उनका राइट है कि राह चलते जब उन्हें मौका लगे या जब उनका शेड्यूल बने वो उस हिसाब से आपका ऑडिट करने कभी भी आ सकते हैं। बाकी जिन मेडिसिन के रिकॉर्ड हम लोग को अपने पास संभालने की जरूरत होती है, उनको हम हर महीने या हर 2 से 3 महीने में ड्रग डिपार्टमेंट को मेल के थ्रू या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सब फॉरवर्ड उनको हमें सबमिट करना होता है कि उनके साथ जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, हाँ जी, उनका मैं वहाँ जैसे शेड्यूल H1 की मेडिसिन हैं या नार्कोटिक शेड्यूल्स की जो मेडिसिन आती हैं, उन सबका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके गवर्नमेंट को ये ड्रग डिपार्टमेंट को हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है कि उसकी सेल एंड परचेस हमने कितनी करी इसमें। तो दोस्तों, मतलब हर्षित जी ने अपना जितना भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपको ये चैलेंजेस बताए, और आप भी अगर एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो इन चैलेंज का ध्यान रखें और इसके हिसाब से फिर डिसीजन लें कि आपको बिजनेस करना है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें चैलेंज नहीं पता होते हैं, हम बिजनेस में घुस जाते हैं, बाद में फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि ना तो हम इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। हर्षित जी, मेरा जो अगला सवाल है कि आपको जो 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि क्या ये हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं, अगर आप इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूज करके बात करें तो?
देखिए सर, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि होने कोई बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल और लॉन्ग रनिंग बिजनेस है, बट मेन चीज़ है कि आपको पहले इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर एक मेडिसिन जो आप अपनी शॉप में बेच रहे हैं या रख रहे हैं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने आप भी खुद ही सोचिए कि कोई कस्टमर आए और आपको उस मेडिसिन के बारे में ना पता हो, तो दैट वुड बी वेरी शेमफुल फॉर यू, और बहुत बुरा लगता है उसमें कि जब एग्जैक्टली वो इंप्रेशन बड़ा गलत जाता है। तो ये बिज़नेस ही ऐसा है कि जहाँ आप जितना ज़्यादा पुराने होते जाते हैं, जितना आप एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, आप नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, उसको इम्प्लाई करते हैं। तो सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा रहता है, और लोग अच्छी दुआएं भी देके जाते हैं। कभी अगर हमारी मेडिसिन से उनको फ़ायदा होता है या हमारी सर्विस उनको टाइम टू टाइम मिल जाती है, मेडिसिन डिलीवर होना, या कभी हमारी राय ही उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाती है, तो दुआएं देते हैं लोग से, तो अच्छा लगता है। ये चीज़ तो है कि प्रॉफिटेबल के साथ साथ आपको अच्छी दुआएं भी मिलती हैं। मतलब एक नोबल प्रोफेशन, हाँ, समाज में भी इसका एक अच्छा रुतबा है, और एक बिजनेस तो एक अच्छा है ही है। जी सर। और सर एक पॉइंट में शायद मैं मिस कर गया था कि जैसे अगर हम सेल का एक आइडिया लें, अगर हम अपने कस्टमर को सेल का एक आइडिया दें कि अगर एक नॉर्मल दुकान है जो मार्केट में है या फिर कोई डॉक्टर के पास है, कितनी सेल लगभग पर डे की होती हो, या फिर अपना कुछ आप आइडिया बताना चाहें इसमें? देखिए सर, वो डिपेंड करता है आपकी शॉप किस लोकेशन पर है। ये आपकी सेल आपकी शॉप के हिसाब से बहुत मायने रखती है। ये हो सकता है आपके आसपास जहाँ आपने मेडिकल स्टोर खोला है उसके आसपास में कोई शॉप नहीं है, तो हो सकता है आपकी सेल बहुत अच्छी हो, क्योंकि वहाँ आपको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है। और हो सकता है आप मेन मार्केट में आपको कंपटीशन इतना मिल रहा है कि इतने सारे मेडिकल स्टोर है, तब भी आपकी सेल कम भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू किसी इकलौते जगह के इंसान की। और डॉक्टर के काउंटर की आप बात करेंगे तो वहाँ एक अच्छी खासी सेल जाती है, क्योंकि डॉक्टर के खुद के पोटेंशियल, खुद के पर्चे होते हैं, तो उस वजह से वहाँ सेल अच्छी होती है। 50-60 हज़ार या लाख रुपए की मेडिसिन की पर डे की एग्जैक्टली। एक नॉर्मल सा आप अगर मार्केट को कोई काउंटर पर लेंगे तो 10-20-30 हज़ार के आसपास की सेल, वो भी एक जनरल पर डे की कर लेता है सर। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन जी, और आपके पर्सनल पोटेंशियल पे। ये है मेरे अनुभव के आधार पे, अगर आपको मार्केट में कुछ हासिल करना है तो बिज़नेस में आपको लगे रहने की तो ज़रूरत है ही सर, है नहीं? और इसी के साथ साथ अगर आप खुश भी रहना चाहते हो तो अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने बिज़नेस को भी टाइम दीजिए, आप खुश भी रहेंगे और आपका बिज़नेस ग्रो भी करेगा। बाकी और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने आज हमें बहुत सम्मान दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हम कोशिश करेंगे कि मेरे अनुभव के वजह से आपके दर्शकों को कुछ इसका फ़ायदा मिले, वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी इसके अलावा मेरी तरफ से कोई भी अगर सहायता रहेगी तो बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अभी भी यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। हर्षित जी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक सवाल का हम जवाब दें। तो दोस्तों ये थे मिस्टर हर्षित नेगी, जिनको आपने इस वीडियो में सुना। इन्होंने अपने मेडिकल स्टोर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दी। यदि अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।